हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम जो लेसन पढ़ेंगे वो है लेसन नंबर 6 फ्लेमिंगो किताब का 12th क्लास में, और लेसन का नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स। पोइट्स यानी कवि और पैनकेक एक मेकअप बनाने वाली कंपनी का ब्रांड है ये, और इसी के ऊपर अपना पूरा लेसन बेस्ड है। तो इस लेसन के अंदर ये बताया गया है कि जो पोइट्स वो कितने इन्फ्लुएंस्ड थे पैनकेक ब्रांड से, या हमारे भारत के अंदर जो फिल्में दिखाई जाती थी उनमें किस तरह मेकअप के लिए इसी ब्रांड का सामान मंगवाया जाता था। इसी के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं अबाउट द ऑथर, कि इसका लेखक कौन है और उनकी कौन सी किताब से ये लेसन लिया गया है और वो किस तरह अपना जीवन बिताया है। तो देखते हैं लेखक के बारे में। तो लेखक थे इनके अशोक मित्रन। अशोक मित्रन एक भारतीय लेखक थे, 1931 में पैदा हुए थे, और एक तमिल राइटर थे, ये तमिल भाषा में लिखते थे। रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो। तो ये याद करते हैं, रिकाउंट्स यानी याद करना, तो ये याद करते हैं उन यादों को, अपने उन वर्षों को जो कि उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज़ के अंदर बिताए थे। अब ये स्टूडियो कैसे होता है, तो यहाँ पर स्टूडियो से तात्पर्य है जहाँ पर शूटिंग की जाती है, फिल्में बनाई जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि स्टूडियो कुछ इस तरह का होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और वो अपना अलग अलग काम करते हैं जिससे एक अच्छी मूवी तैयार की जा सके। तो अपने उन जो किताब है उनकी माई ईयर्स विद बॉस, कि मेरे वर्ष मेरे बॉस के साथ, ये किताब का नाम है। विच टॉक्स, जिसमें कि वो बात करते हैं ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़, इन्फ्लुएंस एंड प्रभाव ऑफ मूवीज़ यानी फिल्मों का। तो यानी फिल्मों का कितना प्रभाव था ऑन एवरी एस्पेक्ट, प्रत्येक पहलू में, एस्पेक्ट यानी पहलू, तो प्रत्येक पहलू में कितना प्रभाव था जीवन के इन इंडिया ने, भारत के जीवन में प्रत्येक पहलू के ऊपर या प्रत्येक पहलू में कितना असर था मूवीज़ का, वो सब बातें इस किताब के अंदर करते हैं। तो द जेमिनी स्टूडियोज़ लोकेटेड इन चेन्नई, तो ये जेमिनी स्टूडियो जो था वो स्थित था, लोकेटेड यानी स्थित था, इन चेन्नई, चेन्नई यानी जो पहले मद्रास था उसका नाम, अब चेन्नई हो गया, तो वर्तमान चेन्नई के अंदर ये स्थित था। वॉज सेटअप, तो ये सेटअप हुआ था यानी इनकी स्थापना हुई थी 1940 यानी 1940 में इस स्टूडियो की स्थापना हुई थी। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया इन अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। तो भारत के अंदर जब फिल्में बनाना शुरू हुई तो उसके शुरुआती दौर में, अर्ली डेज यानी शुरुआती दिनों में, ये जो स्टूडियो था वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली, तो प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि संस्थाएं, प्रोड्यूसिंग यानी बनाने वाली और फिल्में बनाने। तो भारत की जो फिल्में बनाने वाली संस्थाएं थी उनमें से एक बहुत प्रभावशाली ये स्टूडियो भी था। इट्स फाउंडर वाज एस वासन, तो यानी इस स्टूडियो को स्थापित करने वाले एस वासन थे, ये नाम है उस व्यक्ति का जिसने इस स्टूडियो को स्थापित किया। द ड्यूटी ऑफ द अशोक मित्रन इन जेमिनी स्टूडियोज वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम फाइल्स। तो अशोक मित्रन जो इस लेसन के लेखक हैं, उनकी जेमिनी स्टूडियो में ये ड्यूटी थी कि वो क्या करें, कट आउट, काटें, क्या काटने की, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स यानी न्यूज़पेपर के अंदर से क्लिपिंग यानी उनके टुकड़े काटने की। और वो टुकड़े किस चीज़ के होते थे, वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स यानी अलग अलग विषयों पर जो स्टोरीज या लेख छपते थे उनको काटना और फिर उनको एक फाइल बनाकर उनमें जमा करना, यही काम था बस उनका। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड, और कई सारे तो उनको हाथ से भी लिखने पड़ते थे, यानी लेख जो थे वो हाथ से लिखने पड़ते थे खुद ही। आल्दो, हालांकि, ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली। अब हालांकि, ऑल्दो यानी
हालांकि यद्यपि ही परफॉर्म्ड यानी कि वो करते थे, परफॉर्म्ड यानी करते थे, एन इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मामूली, बहुत कम मात्रा में, फंक्शंस यानी कार्य यानी बहुत ही कम कार्य करते थे, बहुत कम काम करते थे। ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड, लेकिन फिर भी वो एक वेल इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड का मतलब विद्वान, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। ऑफ ऑल द मेंबर्स, उन सभी सदस्यों के बीच में, ऑफ द जेमिनी फैमिली, यानी जेमिनी जो स्टूडियो था, जेमिनी जो परिवार था, उस पूरे परिवार के अंदर वो सबसे विद्वान व्यक्ति माने जाते थे। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट यानी अंश, तो ये जो लेसन है वो अंश है फ्रॉम हिज बुक, उनकी किताब माई ईयर्स विद बॉस, कि बॉस के साथ मेरे वर्ष, ये किताब है उनकी, उसी किताब में से इस लेसन को लिया गया है। तो अब देखते हैं लेसन में क्या है। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, कि पैनकेक जो था वो एक ब्रांड नाम था या ब्रांड का नाम था। ऑफ द मेकअप, जो कि मेकअप के अंदर सामान काम आता है, तो यानी मेकअप के सामान का एक ब्रांड था। जैसे अभी फेयर एंड लवली है, पॉन्ड्स है, वैसे ही एक पहले पैनकेक एक ब्रांड था। दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स, और इस सामान को जो जेमिनी स्टूडियो था बॉट, वो खरीदता था, बॉट यानी खरीदता था, इन ट्रक लोड्स, ट्रक भर भर के, यानी ट्रक भर भर के सामान खरीदा जाता था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, कि जो ग्रेटा गार्बो तो एक स्वीडिश नाम है, एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी जिनको ऑस्कर के लिए नामित किया गया। जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं कि ग्रेटा गार्बो इस तरह की दिखाई देती थी, तो उसने ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड, उसने तो पक्का इसको प्रयोग किया होगा। मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, और मिस गौहर ये भी एक एक्ट्रेस हैं, इसने भी ज़रूर यूज़ किया होगा। लेकिन वैजयंती माला, ये एक भारतीय एक्ट्रेस नायिका हुई है, मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट, और इसने भी ज़रूर इसको प्रयोग में लिया होगा। परंतु रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव एवन हर्ड ऑफ इट, लेकिन रति अग्निहोत्री जो हैं ये भी एक एक्ट्रेस हुई है इंडियन, मे नॉट हैव, कि शायद इन्होंने तो इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है जब रति अग्निहोत्री एक्ट्रेस रही तो उस टाइम ये ब्रांड बंद हो गया हो, ऐसा पॉसिबल है, तो उसने तो इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। तो मेकअप में जो डिपार्टमेंट था, ये विभाग था ऑफ द जेमिनी स्टूडियो का, वॉज इन अपस्टेयर्स, वो ऊपर की तरफ था, अपस्टेयर्स ऊपरी सीढ़ियों के पास में था बिल्डिंग के, कि जो जिस बिल्डिंग में ये स्टूडियो चलता था तो उसकी ऊपरी सीढ़ियों के पास में ये विभाग था मेकअप का। दैट वाज बिलीव्ड, जिसके बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है, बिलीव्ड है विश्वास, तो ऐसा विश्वास किया जाता है टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल, कि शायद ये रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल, स्टेबल यानी अस्तबल, और अस्तबल कहते हैं जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हों। तो रॉबर्ट क्लाइव जो एक ये घूमने वाला व्यक्ति था, पूरे विदेशों में घूमता था, अच्छा शिकारी था, और इसके साथ साथ लड़ाकू भी था, इसने युद्ध लड़े। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसके अस्तबल यानी उसके जो अस्तबल थे उनमें से एक ये था। अ डजन अदर बिल्डिंग्स, और उसकी एक बिल्डिंग में तो ये चलता ही था जेमिनी स्टूडियो, और उसकी ऐसे ही एक दर्जन, डजन यानी डजन का मतलब दर्जन यानी जो 12 की संख्या में, तो लगभग दर्जन भर के लगभग अदर बिल्डिंग्स, उसकी अन्य बिल्डिंग्स भी थी या अन्य इमारतें भी थीं। इन द सिटी, इस शहर के अंदर, आर सेड, और ऐसा कहा जाता है, टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, और ऐसा भी कहा जाता है कि शायद इनमें ही वो किसी एक बिल्डिंग में रहता हो, रेजिडेंस यानी निवास, किसी एक बिल्डिंग में निवास करता था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफ ईयर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग्स। तो फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, कि उसका जो ब्रीफ लाइफ है ना, छोटा जीवन, ब्रीफ का मतलब छोटा, कि उसका जीवन छोटा सा था, एंड इवन ब्रीफर स्टे, और उससे भी छोटा ठहराव, स्टे यानी
ठहराव कि जब वो मद्रास में ठहरा, मद्रास है ना अब वर्तमान चेन्नई, तो मद्रास के अंदर उसने छोटा सा जो ठहराव किया था, थोड़े दिनों के लिए रुका था। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स, तो रॉबर्ट क्लाइव ऐसा प्रतीत होता था टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, कि इस दौरान भी उसने बहुत सारी मूविंग यानी यहाँ से वहाँ जाना, तो बहुत सारा मूविंग उसने किया था। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा उसने और क्या क्या किया, फाइटिंग यानी लड़ाइयाँ लड़ी, सम इम्पॉसिबल यानी असंभव बैटल्स यानी युद्ध, तो असंभव युद्ध उसने लड़े। रिमोट कॉर्नर्स यानी दूर या सुदूर, बहुत दूर, कॉर्नर यानी हिस्से, तो बहुत दूरी पे से जो स्थित थे भारत के, वहाँ पर इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। एंड मैरिंग अ मेडन, और उन्होंने शादी की, मैरिंग यानी शादी, अ मेडन का मतलब होता है कुंवारी लड़की, एक कुंवारी लड़की से इन्होंने फिर शादी कर ली। इन सेंट मैरी चर्च, तो सेंट मैरी चर्च के अंदर इन्होंने शादी की। इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, तो मद्रास के अंदर सेंट जॉर्ज जो किला था, फोर्ट यानी किला, तो उस किले के अंदर जो चर्च है, उस चर्च के अंदर इन्होंने शादी की थी। द मेकअप रूम हैड अ लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून, अब मेकअप रूम जो था वो कैसा रखता था, हेड यानी रखता था एक दिखावट, लुक है ना दिखाई देना, तो यानी कि वो किस तरह का दिखाई देता था, अ हेयर कटिंग सैलून, हेयर कटिंग यानी बाल काटने वाले, सैलून दुकान की जैसे दिखाई देता था। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, जिसके हर कोने पर, एंगल यानी कोना, हर कोण पर, अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी लाइट्स थी और लगभग हाफ अ डजन का मतलब 6 लार्ज मिरर्स, बड़े बड़े कांच लगे हुए थे, मिरर्स यानी कांच, आईने। दे वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स, और सबकी सब जो लाइट थी वो कैसी थी, इनकैंडिसेंट लाइट किस तरह की होती है, फिल्म इस पिक्चर में देखें किस तरह की होती है, ये लाइट बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती है। तो सो यू कैन इमेजिन, तो अब आप कल्पना कर सकते हैं, द फियरी मिजरी ऑफ दीज सब्जेक्टेड टू मेकअप, फिर यानी अग्नि वाला, अग्निमय यानी गर्मी, तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि वे लोग कितनी गर्मी सहन करते होंगे, मिजरी यानी दुख, तो गर्मी का दुख सहन करते हैं वे लोग, सब्जेक्टेड टू मेकअप, जिनका मेकअप होना होता था, यानी जिनका मेकअप होता था वो कितनी गर्मी सहन करते थे, इस बात को आप इमेजिन कर सकते हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय बेंगोली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट, तो पहले जो डिपार्टमेंट था, मेकअप डिपार्टमेंट, वाज फर्स्ट हेडेड, उसका पहले मुखिया, हेडेड यानी मुखिया था, या वो जिसका मुखिया था एक बंगाली यानी बंगाल का व्यक्ति, हु बिकेम टू बिग, जो कि बाद में बहुत बड़ा हो गया था, यानी पद में बड़ा हो गया, फॉर स्टूडियो, इट मीन स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए उसने छोड़ दिया स्टूडियो और वो कहीं दूसरी जगह काम करने चला गया, कुछ ज़्यादा रुपये पैसे कमाने के लालच में वो स्टूडियो छोड़कर चला गया। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाय धारवाड़ कन्नेडगा, तो ये जब बंगाली था ये स्टूडियो छोड़ गया, तो उसके बाद इसका उत्तराधिकार किनको मिला, सक्सीडेड का मतलब उत्तराधिकारी, तो इसका जो उत्तराधिकारी था वो कौन बना, बाय अ महाराष्ट्रियन, यानी एक महाराष्ट्रियन, महाराष्ट्र का एक व्यक्ति, हु वाज असिस्टेड, जिसकी सहायता की गई, यानी उसके सहायक थे, अ धारवाड़ कन्नडिगा, यानी धारवाड़ कन्नडिगा, एंड आंध्रा, तो ये जगह का नाम है धारवाड़ कन्नडिगा एंड आंध्र, अ मद्रास अ इंडियन क्रिश्चियन, और एक चेन्नई का भारतीय क्रिश्चियन, यानी कि क्रिश्चियन एक धर्म है, एंड एंग्लो बर्मीज़, इसके अलावा वहाँ पर एंग्लो बर्मीज़ यानी बर्मा का व्यक्ति, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और इसके अलावा वहाँ पर सामान्यतः स्थानीय तमिल लोग भी काम करते थे। ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स
ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये सब ये दिखाता था, ऑल दिस यानी ये सब शोज यानी दिखाता है कि देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ, कि वहाँ पर एक बड़ी मात्रा में, ग्रेट डील ऑफ यानी भारी मात्रा में, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में इंटीग्रेशन एकीकृत, जो एक ही जगह पर लॉन्ग यानी इससे ये जाहिर होता है कि कई प्रकार के नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकीकृत, यानी वहाँ पर सभी धर्मों के सभी जातियों के लोग एक जगह काम करते थे। लॉन्ग बिफोर, इससे पहले ही AI, लॉन्ग बिफोर बहुत पहले ही काम करते थे, जब AIR एंड दूरदर्शन, AIR यानी रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, और दूरदर्शन ने शुरू किए ब्रॉडकास्टिंग यानी प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग है प्रसारण, प्रोग्राम यानी प्रोग्राम्स को प्रसारित करना शुरू किया, और नेशनल इंटीग्रेशन यानी रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने जब राष्ट्रीय एकीकृत जो लोग थे या कई जातीय धर्मों को एकीकरण के ऊपर जो प्रोग्राम दिखाने शुरू किए, तो उससे पहले ही ये जो स्टूडियो था जेमिनी स्टूडियो, इसके अंदर लोग एक जगह काम करते थे। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन into a hideous crimson-hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। तो ये गैंग जो थी, दिस गैंग है ना, ये ग्रुप ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड यानी कि राष्ट्रीय एकीकृत ये जो लोग थे, मेकअप मैन कुड टर्न, कि ये जो मेकअप मैन थे, मेकअप करने वाले लोग, कुड टर्न वो बदल सकते थे, टर्न यानी बदलना, कि वो बदल सकते थे एनी डिसेंट लुकिंग, किसी भी अच्छे लगने वाले, डिसेंट यानी अच्छा, तो अच्छा दिखने वाला कोई भी व्यक्ति जो था, इनटू अ हीडियस क्रिम्सन, हीडियस यानी खतरनाक या डरावना, क्रिम्सन यानी लाल, ह्यूड यानी रंग का, और मॉन्स्टर यानी दैत्य। तो ये लोग जो थे किसी भी अच्छे लगने वाले व्यक्ति को लाल रंग के खतरनाक दैत्य में परिवर्तित कर सकते थे। हेल्प ऑफ ट्रकलोड्स, ट्रक भर के जो पैनकेक ब्रांड के मेकअप का सामान था उसकी सहायता से, हेल्प यानी सहायता से, तो उस मेकअप के सामान से किसी भी अच्छे भले व्यक्ति को राक्षस में परिवर्तित कर सकते थे। एंड नंबर ऑफ अदर, तो इस कार्य के अंदर वो पैनकेक ब्रांड के जो मेकअप के सामान थे वो तो काम में लेते। इसके अलावा अदर लोकली मेड पोशंस, इसके अलावा स्थानीय तौर पर बने हुए पोषण यानी द्रव पदार्थ, एंड लोशंस और क्रीम यानी स्थानीय स्तर पर बनी हुई क्रीम और द्रव पदार्थ भी वो काम में लेते थे। दोज वर द डेज ऑफ मैनली इंडोर शूटिंग, तो उन दिनों ये वो दिन थे जब मुख्यतया इंडोर शूटिंग यानी आंतरिक शूटिंग ही होती है, यानी स्टूडियो के अंदर ही शूटिंग होती थी। इसके लिए बड़े बड़े सेट बनाए जाते थे और उन सेटों पर शूटिंग की जाती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शूट आउटडोर्स, और पूरी फिल्म का केवल 5% भाग ही खुले में, आउटडोर यानी खुले में शूट किया जाता था। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie। तो आई सपोज यानी मुझे लगता है, द सेट्स एंड स्टूडियो, तो वहाँ पर जो सेट बनाए जाते थे मूवी सेट एंड स्टूडियो, और जो स्टूडियो लाइट्स होती थी यानी स्टूडियो में जो प्रकाश की व्यवस्था होती थी, नीडेड उसको आवश्यकता होती थी, यानी उसके अंदर आवश्यकता थी द गर्ल्स एंड बॉयज़, ऐसे लड़के और लड़कियों की, टू बी मेड टू लुक अगली, जिनको कि दिखाया जा सके अगली यानी भद्दे या बुरे, इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, यानी मूवी को या फिल्म को सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए या दिखाने के लिए उसके अंदर भद्दे लड़के और लड़कियों का होना ज़रूरी था। इसीलिए वो सेट और स्टूडियो में लाइट की आवश्यकता थी। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, तो जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें एक स्ट्रिक्ट यानी कठोर, हायरार्की ने पद सोपान
जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पद सोपान कुछ इस तरह का होता है। जैसे प्रिंसिपल के अंडर में फर्स्ट ग्रेड के बाद सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। इसी प्रकार से एक पद सोपान होते हैं कि मुखिया के नीचे फिर 2 आदमी मुखिया, उसके अंदर फिर नीचे उसके व्यक्ति काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं पद सोपान। तो ये पद सोपान कठोरतम तरीके से वहाँ पर मेंटेन किए हुए था या अपनाया हुए था मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। तो मुख्य चीफ यानी मुख्य मेकअप मैन जो था, सबसे बड़ा वाला मुखिया जो था, वो केवल मुख्य चीफ यानी मुख्य एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को अगली भद्दा बनाया करता था, यानी उसका मेकअप किया करता था। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड, और दूसरे नंबर पर जो था हिज सीनियर असिस्टेंट, उसका पद था सीनियर असिस्टेंट का, असिस्टेंट यानी सहायक। हीरो एंड हीरोइन, तो वो सहायक हीरो और हीरोइनों का ही मेकअप किया करता था। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, और जूनियर असिस्टेंट जो था यानी कनिष्ठ सहायक, जूनियर यानी कनिष्ठ, सहायक जो था मेन कॉमेडियन यानी मुख्य कॉमेडी करने वाला जो व्यक्ति था उसका मेकअप करता था। एंड सो फोर्थ, और इसी तरह आगे, फोर्थ यानी आगे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, और वो व्यक्ति, प्लेयर्स यानी यहाँ पर पीपल, कि वो पीपल या वो एक्टर्स जो क्राउड यानी भीड़ का रोल प्ले करते थे। दे वर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, तो उनके मेकअप करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी जो जिम्मेदारी थी, वो ऑफिस बॉय की थी। ऑफिस बॉय का हम कह सकते हैं 4th क्लास, जो नीचे के तबके का जो व्यक्ति होता है उसे ऑफिस बॉय, जो ऑफिस के सारे काम देखता था, साफ़ सफाई भी और क्राउड के मेकअप का काम भी वही देखता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, और जेमिनी जो स्टूडियो था उसका जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो भी एक ऑफिस बॉय रखता था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग यू कुड सी हाउ मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जाइंट वेसल, तो जब कभी भी ऑन द डेज कि जिन दिनों जब भी क्राउड की शूटिंग होती थी यानी भीड़ की शूटिंग होती थी, यानी ऐसा कोई घटना का शूटिंग किया जाए जिसमें बहुत सारी भीड़ हो, तब यू कुड सी, तो आप देख सकते थे किस तरह मिक्सिंग यानी मिलाना, तो किस तरह वो मिलाता था हिज पेंट यानी रंग इन अ जाइंट वेसल यानी बड़े एक कड़ाहा में, वेसल यानी बर्तन, एक बड़े सारे बर्तन के अंदर किस तरह चेहरा पोतने के रंगों को मिलाया करता था। एंड और स्लैपिंग यानी फेंकना, लेकिन यह फेंकने की जगह, वैसे तो स्लैपिंग का मतलब फेंकना, लेकिन यहाँ पर हम अर्थ लेंगे पोतना, तो किस तरह से वो पोत दिया करता था ऑन द क्राउड प्लेयर्स, उस भीड़ के जो एक्टर्स थे उनके चेहरों पर पोत देता था वो। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, और ये जो विचार था, द आइडिया वॉज टू क्लोज, ये विचार ये था, क्लोज यानी बंद करने का, एवरी पोर यानी छेद, हर वो छोटे से छोटा छेद, ऑन द सरफेस यानी सतह, ऑफ द फेस यानी चेहरे की सतह पर प्रत्येक रोम छिद्र को बंद करना ही इसका उद्देश्य था, यानी इस मेकअप का उद्देश्य था कि चेहरे के ऊपर सभी रोम छिद्र बंद हो जाएं। इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, इस मेकअप करने की प्रक्रिया के दौरान, ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय, हालांकि ये व्यक्ति वास्तविक लड़का नहीं था, एग्जैक्टली यानी वास्तवली, तो वास्तव में ऐसा कोई लड़का नहीं था ये। ही वाज इन हिज अर्ली 40s, ये एक लड़का नहीं होकर अर्ली 40s लगभग 40 साल, अब अर्ली 40 यानी शुरुआती 40, इट मीन्स 35-36 साल या 37 साल का एक व्यक्ति था। 40 यानी 40 होता है, तो 40 साल के लगभग। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार, जो यहाँ पर आया था हैविंग एंटर्ड, कि वहाँ पर प्रवेश किया था उसने इस स्टूडियो में ईयर्स अगो, कई सालों पहले। इन द होप, इस आशा में, होप यानी इस आशा में यहाँ पर आया था वो, बिकमिंग यानी होने की, ए स्टार एक्टर, एक प्रतिष्ठित एक्टर बनने में, और टॉप स्क्रीन राइटर, कि या तो वो एक स्टार एक्टर बनेगा या उच्च
टॉप यानी उच्च का, स्क्रीन राइटर यानी स्टोरी राइटर यानी फिल्म लेखक बन जाएगा, या डायरेक्टर बन जाएगा, डायरेक्टर यानी निर्देशक जो निर्देशन देता है, और लिरिक राइटर या फिर गाना लिखने वाला बन जाएगा। ही वॉज ए बिट ऑफ अ पोइट, उसके अंदर थोड़ा बहुत, बिट यानी थोड़ा, यानी वो थोड़ा बहुत पोइट कवि भी था, यानी कभी कभी वो कविता भी लिखता था, अच्छे प्रकार की कविता वो लिख लिया करता था। तो उसमें एक अच्छे कवि के गुण भी थे। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, और उन दिनों में एक क्यूबिकल में काम करता था। क्यूबिकल का मतलब छोटा कमरा, एक छोटा सा कमरे के अंदर में बैठता था। टू होल साइड्स, और उसकी दो साइड्स यानी दो तरफ, ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, यानी जिस कमरे के दोनों तरफ यानी दो तरफ में क्या थी, फ्रेंच विंडोज यानी फ्रेंच खिड़कियाँ, जैसे इस पिक्चर के अंदर दिखाई गई है। आई डिडेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़, हालांकि मुझे पता नहीं था, डिडेंट नो मैं नहीं जानता था उस समय कि उनको फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता है, यानी फ्रेंच खिड़कियाँ कहा जाता है, ऐसा मुझे पता नहीं था। लेकिन लोगों ने बताया तो मैंने जाना कि मैं जिस कमरे के अंदर, छोटे कमरे में बैठकर काम करता था, उसमें दो फ्रेंच खिड़कियाँ थी। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, most people thought I was doing next to nothing। तो जब मुझे काम करते हुए, seeing me sitting, कि मुझे बैठकर काम करते हुए मेरी डेस्क पर यानी मेरी टेबल पर, tearing up newspapers day in and day out, कि पूरे दिन भर न्यूज़पेपर यानी अखबारों को या समाचार पत्रों को फाड़ते हुए जब लोग मुझे देखते थे, तो most people thought, तो अधिकतर लोगों ने सोचा, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि लगभग मैं कुछ भी नहीं करता था, कि जब मैं अखबार फाड़ फाड़ के उनको जमाता रहता था तो लोग यही सोचते थे कि शायद मैं कुछ भी नहीं करता। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, और ये लगभग लाइकली ना, लगभग ऐसा ही था कि जो मेरा बॉस था, बॉस यानी श्रीवासन, थॉट वो भी सोचते थे लाइकवाइज टू, इसी तरह का वो भी सोचते थे कि शायद मैं कुछ नहीं करता। सो इसलिए एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, इसलिए जो भी हुए ना, जो भी फेल्ट यानी महसूस करता था, कि जो भी ऐसा महसूस करता था कि मैं कुछ नहीं करता, और आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, और मुझे कुछ ना कुछ करने को दिया जाना चाहिए। ऑक्यूपेशन यानी करने के लिए, कि मुझसे कोई ना कोई काम, कोई कार्य करने का कार्य दिया जाना चाहिए मुझे। जो भी ऐसा सोचता था, वुड बार्ज इनटू, बार्ज इनटू का मतलब अचानक, अचानक डिस्टर्ब करना, यानी अचानक छेड़छाड़ करना। तो वो क्या करता, अचानक मेरे कमरे में आ जाता, माई क्यूबिकल यानी मेरे कमरे में आता, एंड डिलीवर और दे जाता एन एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड यानी लंबा, एक लंबा चौड़ा भाषण सुना के जाता मेरे को। तो द बॉय, तो ये लड़का जो था, इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटन्ड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स। तो ये जो लड़का था, द बॉय यानी वो लड़का जो मेकअप करता था, इन द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट में, है डिसाइडेड, उसने ये निर्णय लिया कि आई शुड बी एनलाइटन ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कि मुझे प्रकाशित किया जाना चाहिए, मुझे अपने आप को परखना चाहिए, मुझे अपने आप को उजागर, एनलाइटन उजागर करना चाहिए, ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, कि मेरे अंदर कितना लिटरेरी टैलेंट था, यानी कि साहित्यिक टैलेंट था, टैलेंट गुण, वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, और वो बिल्कुल ही क्या कर रहा था, वेस्ट यानी ख़राब हो रहा था, यानी ये गुण मेरे अंदर ख़राब हो रहा था। इन अ डिपार्टमेंट, उस मेकअप डिपार्टमेंट में, जहाँ पर कि फिट ओनली, जहाँ पर सिर्फ बार्बर्स यानी नाई होते थे, एंड परवर्ट्स, और परवर्ट्स बोलते हैं
काम विकृत व्यक्ति, काम विकृत यानी जिनके दिमाग में सेक्सुअल एक्टिविटी चलती रहती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए यहाँ पर जगह थी। तो सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। तो मैं क्या करता था कि जल्दी ही, आई वॉज प्रेइंग कि मैं हमेशा प्रार्थना करता रहता था फॉर क्राउड शूटिंग, क्राउड की शूटिंग के लिए यानी भीड़ की शूटिंग के लिए, ऑल द टाइम हर समय, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड बी सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, ताकि क्या हो मैं हमेशा बचा रहूं हिज एपिक्स, उसके लंबी चौड़ी कहानियों से। ये जो बॉय था मेकअप आर्टिस्ट, उसकी लंबी चौड़ी कहानियों से मैं बचा रहूं, बस हमेशा मैं ऐसा ही सोचता था। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, and this man of makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोट मंगलम सुब्बू। तो इन ऑल इंस्टेंस अवस्थाएं, तो इसकी जो अवस्थाएं थी वो फ्रस्ट्रेशन निराशा, कि इसकी निराशा की जो अवस्थाएं थी, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवार्ड्स अ सिंगल पर्सन। तो वो सीधे ऑलवेज है ना, सीधे फाइंड एंगर, और वो सीधे एंगर है ना गुस्सा होता था टुवार्ड्स यानी की तरफ, सिंगल पर्सन केवल एक ही व्यक्ति की तरफ। कि जो वार्ड बॉय था, ऑफिस बॉय जो था, इसकी निराशा की जितनी भी अवस्थाएं थी वो केवल एक व्यक्ति के कारण थी, जो उसकी उंगली सीधे डायरेक्टेड एंड टुवार्ड्स, सीधे एक व्यक्ति की तरफ जाती थी, ओपनली और कोवर्टली, सीधे तौर पर या सीक्रेटली, गुप्त रूप से, कि सीधे और गुप्त रूप से एक ही व्यक्ति के ऊपर जाती थी। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट के इस व्यक्ति के निराशा की जो उंगली है वो एक ही व्यक्ति की तरफ जाती थी, वो है कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वॉज, कन्विंस्ड यानी आश्वस्त, यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में पूर्णतया आश्वस्त होना, पूर्णतया पूरी जानकारी रखना किसी विषय में। तो ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का व्यक्ति था, उसकी जितनी भी निराशाएं थी, फ्रस्ट्रेशन थी, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के कारण थी, जो खुले में थी या फिर गुप्त रूप से थी। और वो ये समझता था, या वो पूरी तरह से आश्वस्त था, दैट ऑल हिज वॉज, कि उसके जितने भी दुख, वो यानी दुख, इग्नोमी यानी निराशाएं एंड नेग्लेक्ट और अनदेखापन, वर ड्यू टू कोट मंगलम सुब्बू, कि ये सब इस व्यक्ति के कारण था। कोट मंगलम सुब्बू व्यक्ति के कारण ही उसको अनदेखा किया जाता था, और उसी के कारण उसको सारे दुख मिल रहे थे। सुब्बू वाज नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो, कि सुब्बू नाम का जो व्यक्ति था वो नंबर 2 पर आता था, यानी हायरार्की में सबसे पहले उसका मालिक और उसके बाद सुब्बू का ही नंबर था इस स्टूडियो के अंदर, यानी इतना प्रभावशाली व्यक्ति था ये। ही कुडंट हैव हैड मोर एनकरेजिंग ओपनिंग, हालांकि ये सुब्बू की बात हो रही है। ही कुडंट हैव हैड मोर एनकरेजिंग, कि वो इतना ज़्यादा शुरुआती, ओपनिंग यानी शुरुआत, यानी उसकी शुरुआत जो थी वो इतनी ज़्यादा साहसिक, एनकरेजिंग यानी साहसिक नहीं थी। ही कुडंट हैव हैड मोर एनकरेजिंग, कि उसकी शुरुआत जो हुई थी स्टूडियो के अंदर वो इतनी साहसिक नहीं थी, इन फिल्मों के अंदर, देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, जितना कि इस स्टूडियो का जो भी मेकअप बॉय था उसकी हुई थी। यानी कि जो मेकअप बॉय था वो ज़्यादा साहसिक शुरुआत की थी उसने फिल्मों में। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी यानी विपरीत, और इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड अ फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स, और इसके अलावा उसने सामना किया था, फेस यानी सामना, उसने सामना किया था अनसर्टेन, अनिश्चितताओं का, एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स, और कठोर समय का। फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर, जब उसने अपना
करियर शुरू किया, अपना भविष्य बनाया, अपनी आजीविका कमाना शुरू किया, तो उसको काफ़ी कठिन मेहनत करनी पड़ी थी। देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़। तो वहाँ पर ऐसा कोई फर्म यानी दृढ़, कि जब इसने काम शुरू किया था तो वहाँ पर ऐसी कोई दृढ़ता के साथ एस्टेब्लिश्ड सुव्यवस्थित कोई भी फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनियां नहीं थी। तो जब उसने शुरू किया तो ऐसी कोई कठोर या मजबूत फिल्म कंपनियां नहीं थी, न ही कोई ऐसा स्टूडियो था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, और ना ही वो क्या एजुकेशन के मैटर में, ना एजुकेशन शिक्षा के मामले में इतना विशेष था, और विशेष रूप से फॉर्मल यानी औपचारिक जो शिक्षा थी उसके अंदर भी कोई विशेष गुणवत्ता उसमें हासिल नहीं थी सुब्बू कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय। और सुब्बू के अंदर कोई ऐसी विशेष बात भी नहीं थी कि लीड वो आगे बढ़े ओवर आवर बॉय। लीड ओवर यानी शासन करना, कि वो हमारे जो ऑफिस बॉय था उसके ऊपर शासन कर सके, ऐसी कोई खूबी सुब्बू में नहीं थी। बट परंतु बाय वर्चू, कि गुणों की वजह से, उसमें एक गुण था, वो ये था बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। अ वर्चू इंडीड, और उसमें ये वास्तविक गुण था। वर्चू यानी गुण, अच्छी क्वालिटी थी ये। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस, कि वो क्या करता था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सपोजर कर सकता था मोर एफ्लुएंट सिचुएशन। तो उसने ही मस्ट हैव एक्सपोजर टू, उसने देखा होगा, एक्सपोजर यानी यहाँ पर देखा होगा, हैव आ रहा है मस्ट के साथ इसलिए देखा होगा, टू मोर एफ्लुएंट यानी समृद्ध, अमीर सिचुएशन है, स्थितियों को, कि शायद उसने बहुत ही अच्छी स्थितियाँ देखी होगी, इसीलिए। एंड पीपल, और लोग, यानी कि वो अमीर लोग और अमीर परिस्थितियाँ देखी होगी, इसलिए शायद वो अच्छी बातें करता है या अच्छा व्यवहार करता है। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। उसकी विशेषता क्या थी कि उसके अंदर एक योग्यता थी, एबिलिटी यानी योग्यता, टू लुक दिखने की, चेयरफुल यानी खुश, कि उसे खुश दिखने की एक योग्यता थी। एट ऑल टाइम्स, हर समय, इवन चाहे से, आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड ऑफ इन अ फ्लॉप फिल्म, चाहे से उसके हाथ में एक फ्लॉप यानी कि असफल, कि चाहे उसके हाथ में एक असफल फिल्म भी आ जाए तब भी वो खुश ही रहता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, वो हमेशा किसी न किसी के लिए काम करने को तैयार रहता था, और यानी कि हर व्यक्ति के लिए उसके पास काम होता था। जब भी उसके पास कोई व्यक्ति जाता उसको ज़रूर कोई ना कोई काम बता देता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ऑन, हालांकि खुद स्वयं, हिज ऑन यानी यहाँ पर स्वयं, हालांकि वो स्वयं कभी कुछ भी काम नहीं करता था, लेकिन दूसरों के लिए उसके पास हमेशा काम होता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली, लेकिन उसके अंदर एक खूबी भी ये भी थी, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी यानी वफादारी, कि उसके अंदर एक वफादारी का गुण भी था। मेड हिम आइडेंटिफाई, जो उसको सिद्ध किया था उसने स्वयं के लिए, विद हिज प्रिंसिपल, अपने मुखिया। अब यहाँ पर मुखिया का मतलब है वासन, एस वासन, यानी कि जो डायरेक्ट ऑनर था उस स्टूडियो का, उसके लिए उसने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया था। एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, और उसकी संपूर्ण, एंटायर यानी संपूर्ण, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, कि जब भी वो कुछ नया करता था तो उसकी जो रचनात्मकता थी हमेशा अपने जो मालिक था, प्रिंसिपल है, अपने मुखिया जो था, उसके लिए एडवांटेज यानी लाभ ही सिद्ध होता था, यानी जो भी कार्य करता था वो उसके मुखिया के लिए लाभदायक सिद्ध होता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वो क्या था, टेलर मेड एंड परफेक्ट फॉर फिल्म्स, यानी फिल्म्स के लिए परफेक्ट व्यक्ति था। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड,
ये एक ऐसा आदमी था, हेयर वाज ए मैन, कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, कि जब भी इसको कोई कमांड यानी आदेश दिया जाता, जब भी इसको कमांड दिया जाता, हु कुड बी इंस्पायर्ड, तो ये खुद ही प्रेरित, इंस्पायर्ड यानी स्वयं ही प्रेरित हो जाते थे। यानी कोई भी अगर सीन इनको करना हो तो इनके दिमाग में पहले से वो पूरा सीन क्रिएट हो जाता था। तो ऐसी एबिलिटी इनके अंदर थी। तो यहाँ पर एक सीन था कि द रेट फाइट्स द टाइग्रेस, कि एक चूहा वो लड़ता है द टाइग्रेस यानी एक बाघिनी से, लेडी बाघ से लड़ता है या बाघिन से लड़ता है, अंडर वाटर पानी के अंदर, एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, और उसको मार देता है, यानी कि बाघ को मार देता है चूहा, लेकिन टेक्स पिटी, लेकिन वो दया भी करता है। टेक्स पिटी यानी दया, दया लेता है वो द कब्स, कब्स यानी बाघ के बच्चे, उन बाघ के बच्चों की वो दया लेता है, एंड टेंड्स देम लविंगली, टेंड यानी लुक आफ्टर, देखभाल, तो देखभाल करता है वो चूहा लविंगली ने बड़े प्रेम से। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस सीन, तो कहता है प्रोड्यूसर, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इस सीन को कैसे करें। कहानी तो बता दी उसने, लेकिन इस सीन को फिल्माएं कैसे वो नहीं जानता था। तो द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुब्बू वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ द रेट पावरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। तो जब प्रोड्यूसर कहता सुब्बू से, तो सुब्बू वुड कम, तो सुब्बू आता बाहर, 4 ways 4 तरीक़ों के साथ, वेज है ना तरीके, यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो सुब्बू के पास में 4 तरीके थे इस फिल्म को, इस सीन को फिल्माने के लिए। ऑफ द रेट पोरिंग, जिसके अंदर चूहा जो था, पोरिंग, पोरिंग यानी उंडेलना, कि वो उंडेलता था, अफेक्शन यानी प्रेम, ऑन इट्स विक्टिम्स, इसके शिकार के, विक्टिम यानी शिकार, तो यानी शिकार किया था उसने उस बाघ का, और ऑफ स्प्रिंग यानी संतान, तो उस बाघ की संतान के ऊपर किस तरह से अफेक्शन उड़ेला जाए, ये सुब्बू 4 तरीक़ों से बताता था। गुड, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफ़ेक्टिव एनफ, द प्रोड्यूसर वुड से, हाँ ये अच्छा तरीका है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ कि ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। इफ़ेक्टिव यानी प्रभावशाली। जब ये बात द प्रोड्यूसर वुड से, एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 more अल्टरनेटिव्स, तो जब प्रोड्यूसर ये कहता कि मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा, तो सुब्बू 1 मिनट में, वुड से इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट, तो सुब्बू के पास होते थे 14 यानी कि 14 और अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव यानी विकल्प, तो यानी 14 और विकल्प होते थे उसी सीन को फिल्माने के। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड, कि फिल्म बनाना बहुत ही आसान हो गया होता या हो गया था, सो ईजी बहुत ही आसान, विद अ मैन एक व्यक्ति के जैसे सुब्बू अराउंड, सुब्बू अगर पास में हो, कि अगर सुब्बू जैसा व्यक्ति, लाइक सुब्बू ने, सुब्बू जैसा व्यक्ति अगर पास में हो तो फिल्म बनाना बहुत ही आसान था। एंड इफ़ एवर, और यदि, देयर वाज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज़ ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, और यदि, इफ़ एवर देयर वाज, कि यदि कोई था, अ मैन, यदि कोई व्यक्ति था, हु गेव डायरेक्शन, जिसने एक दिशा दी, डेफिनेशन एक परिभाषा दी, टू जेमिनी स्टूडियोज़, जेमिनी स्टूडियोज़ को, ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, जब इसके स्वर्ण काल, गोल्डन ईयर्स यानी स्वर्ण काल के दौरान, इट वाज सुब्बू, तो ये व्यक्ति सुब्बू ही था, यानी सुब्बू की वजह से ही जेमिनी स्टूडियो काफ़ी चमका था। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट, एंड तो ही वाज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स। सुब्बू के अंदर एक अलग, सेपरेट यानी एक अलग आइडेंटिटी थी, एक अलग ही पहचान थी, आइडेंटिटी यानी पहचान थी, एज ए पोएट, जो एक कवि के रूप में थी, एंड दो ही वाज सर्टेनली कैपेबल, और वो बहुत निश्चित रूप से योग्य था, ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स, कि वो ज़्यादा कठिन, कॉम्प्लेक्स यानी कठिन, जटिल, एंड हायर फॉर्म्स, और उच्च
क्वालिटी की, फॉर्म्स यानी अवस्था, तो उच्च अवस्था की पोएम्स लिखे या कविताएं लिख सके। लेकिन ही डेलिबरेटली ने जानबूझकर, लेकिन वो जानबूझकर क्या करता था, चोज यानी चुना, उसने जानबूझकर चुना टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेज, कि अपने जो पोइट्री थी, अपनी जो कवित्व था या अपनी जो कविता लेखन था, उसका ज़रिया क्या चुना उसने, मासेज यानी भीड़, यानी भीड़ के समझ में, ज़्यादा जनता के समझ में आने वाला तरीका चुना, यानी कि आसान तरीका चुना। ही सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोज एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, कि उसके जो आलोचक थे, क्रिटिक्स यानी आलोचक, यानी उसकी बातें करने वाले, उसके चाहने वाले जो आलोचक थे, उन्होंने क्या महसूस किया कि हिज सक्सेस, कि उसकी सफलता, उसकी जो सफलता थी फिल्मों में, कि फिल्मों में उसकी जो सफलता थी उसने ओवरशैडोड यानी छिपाना, छिपा दिया, एंड ड्वार्फ्ड और बौना कर दिया, बौना कर देना, हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, उसकी साहित्यिक, लिटरेरी साहित्यिक अचीवमेंट, उपलब्धताएं। तो उसके क्रिटिक क्या सोचते थे कि फिल्मों के अंदर उसकी जो सक्सेस हुई, उस सक्सेस ने उसकी साहित्यिक जो उपलब्धताएं थी या साहित्यिक जो एबिलिटी थी उसको छिपा दिया या फिर बौना कर दिया था। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, उसने कई लिखी, कंपोज्ड यानी यहाँ पर लिखी, सेवरल यानी कई सारी, ट्रूली यानी वास्तविक, ओरिजिनल यानी भी वास्तविक, स्टोरी पोएम्स यानी कहानी की कविताएं, कविताएं लिखी, यानी लंबी लंबी कविताएं लिखी। इन फोक रेफरेन का मतलब यहाँ पर फोक है लोक, यानी स्थानीय जैसे लोक कला होती है, तो रेफरेन का मतलब होता है लास्ट में कविता में जो बार बार टेक बोलते हैं, वो शब्द जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, बार बार शब्द दोहराए जाते हैं, उन शब्दों को बोलते हैं रेफरेन। किसी भी गीत के अंदर रेफरेंस होते हैं, यानी वो लाइन जिसको बार बार दोहराया जाए। एंड डिक्शन और डिक्शन यानी ढंग ये उच्चारण। एंड आल्सो रोट स्प्रॉलिंग यानी बेतरतीब या लंबा चौड़ा। नॉवल यानी उपन्यास। थिल्लन मोहनम्बल विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एंड बारीकी से कुशलता के साथ एज्ड ने उकेरना या बताना। कैरेक्टर्स यानी पात्र। तो उन्होंने क्या किया कि जानबूझकर जो पोएम्स थी उनको फोक रेफरेन यानी लोक ढंग से, यानी जिसको मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ समझ सके, तो उसी ढंग से लिखा उन्होंने और उसी उच्चारण के अनुसार लिखा। एंड आल्सो रोट स्प्रॉलिंग, उन्होंने एक लंबा चौड़ा नॉवल भी लिखा जिसका नाम था थिल्लन मोहनम्बल विद डजन्स ऑफ वेरी, जिसके अंदर दर्जनों वेरी डेफ्टली, जिसके अंदर बहुत ही बारीकी से दर्जनों कलाकार थे और इनको बहुत बारीकी के साथ उकेरा गया था। एच ने उकेरना कैरेक्टर्स, इन सभी पात्रों को बहुत ही कुशलता के साथ उकेरा गया था, बहुत ही कुशलता के साथ समझाया गया था इस नॉवल के अंदर। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। उसने सुब्बू ने क्या किया था, ही क्वाइट सक्सेसफुली की बहुत, क्वाइट ने यहाँ पर वेरी, वो बहुत सक्सेसफुल था, बहुत उसने सफलता प्राप्त की। रिक्रिएटेड, उसने दोबारा से बनाया इसको, द मूड एंड मैनर, और एक तरीके से, ऑफ द देवदासी, यानी देवदासी होती है, देवदासी एक प्रथा होती है जिसमें अर्ली एज के अंदर ही गर्ल्स मंदिरों को सौंपती जाती थी, ये वहीं पर रहती थी और वहीं पर सेवा करती थी मंदिर की, और अपना पूरा समय मंदिर में ही गुजारा करती थी। तो इनको देवदासी कहा जाता था। तो इस देवदासी प्रथा को इसने फिल्म के रूप में बहुत ही प्यारे ढंग से दोबारा से रिक्रिएट किया, दोबारा से उकेरा।
अर्ली 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी के अर्ली में, शुरुआत में ही इन्होंने ये फिल्म बनाई थी। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, तो इस तरह एक वो बहुत ही आश्चर्यजनक एक्टर भी था। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, कि उसने कभी भी एस्पायर्ड यानी इच्छा रखना, कि उसने कभी भी इच्छा नहीं रखी लीड रोल्स यानी मुख्य रोल निभाने की कभी भी इच्छा नहीं रखी। परंतु वॉट एवर सब्सिडियरी ने सहायक, लेकिन जब भी वो सहायक के रोल निभाता था, ही प्लेड एंड निभाना, कि जब भी वो सहायक के रोल प्ले करता था, इन एनी ऑफ द फिल्म, किसी भी फिल्म के अंदर, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, तो वो इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करता था, निभाता था, कि ऐसा लगता था जैसे वही मेन प्लेयर्स हों, मुख्य जो प्लेयर है वही लगता था, या यूँ कहें कि मुख्य प्लेयर्स से भी अच्छा ये सहायक भूमिका निभाता था। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम across and his house was permanent residence of dozens of near and far relations and acquaintances। तो उसके अंदर क्या था, ही हैड वो एक रखता था जेन्युइन वास्तविक प्रेम रखता था फॉर एनीवन, किसी भी व्यक्ति के लिए। ही केम अक्रॉस यानी मिलना, कि वो किसी से भी जब मिलता था तो उसके लिए वो वास्तविक प्रेम रखता था। एंड हिज हाउस, और उसका घर, वाज ए परमानेंट रेजिडेंस, वो हमेशा के लिए घर बन जाता था। रेजिडेंस यानी निवास, और परमानेंट निवास बन जाता था। फॉर डजन्स, उसके डजन्स का मतलब दर्जनों, ऑफ नियर पास के, एंड फार रिलेशन यानी दूर के रिश्तेदार और पास के रिश्तेदारों का घर था। दर्जनों, ऐसे लगभग दर्जनों रिश्तेदार उसके घर पर रहते थे। एंड एक्वेंटेंसेज यानी जान पहचान वाले, तो जान पहचान वाले लोग भी उसके घर पे परमानेंटली रहते थे। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम। और ये बिल्कुल क्या लगता था, इट सीम्ड अगेंस्ट, ये तो बिल्कुल विरोधाभास लगता था। सुब्बूज नेचर, सुब्बू के स्वभाव के विरुद्ध लगता था। टू बी इवन कॉन्शियस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था। कॉन्शियस का हिंदी अर्थ होगा सतर्क, कि इतना सतर्क होने के बावजूद भी दैट ही वाज फीडिंग, कि वो खिला रहा था। फीडिंग यानी खिलाना, तो वो खिला रहा था। एंड सपोर्टिंग, और सपोर्ट भी कर रहा था। सपोर्ट एंड इकोनॉमिकली, वित्तीय पैसे से सपोर्ट कर रहा था। सो मैनी ऑफ देम यानी बहुत सारे लोगों को। तो उसका इतना सतर्क स्वभाव देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वो इतने लोगों को खाना खिला रहा है और पैसों से सपोर्ट कर रहा है। सच अ चैरिटेबल, कि वो इतना चैरिटेबल एंड इम्प्रूडेंट मैन, एंड येट ही हैड एनिमीज़, कि वो इतना दान दाता। चैरिटेबल का मतलब दान दाता, यानी वो इतना दान करता था। एंड इम्प्रोविडेंट यानी खर्चीला स्वभाव का व्यक्ति था। बेपरवाही से खर्चा करता था। फिर भी, येट यानी फिर भी, ही हैड एनिमीज़, वो उसके दुश्मन रखता था, यानी उसके फिर भी दुश्मन थे। एनिमीज यानी दुश्मन, इतना अच्छा व्यक्ति होने के बाद भी उसके दुश्मन थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड टू क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्या ऐसा इसलिए था, बिकॉज यानी क्योंकि, क्या ऐसा इसलिए था कि ही सीम्ड, कि वो प्रतीत होता था, सो क्लोज बहुत ही ज़्यादा पास में, एंड इंटीमेट और फ्रेंडली यानी कि मित्रतापूर्वक प्रतीत होता था। विद द बॉस, अपने बॉस के साथ, जो एस वासन थे उनके साथ बहुत ही क्लोज था वो। क्या इसलिए उसके एनिमी थे, दुश्मन थे। और वॉज इट हिज जनरल डिमेन्योर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफेंट्स, तो उसकी जो डिमेन्योर थी, डिमेन्योर यानी अपीयरेंस यानी दिखावा, कि उसका जो दिखावा था या दिखाई देना, वो इस तरह का दिखाई देता था जैसे कि साइकोपेंट्स का मतलब चापलूस जैसे, तो चापलूस की तरह दिखाई देता था। क्या इसलिए वो चापलूस इसलिए था कि अपने बॉस का बिल्कुल करीबी था। तो क्या
ये वजह थी उसकी, उसके दुश्मन थे, और या फिर हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर वो हमेशा तैयार रहता था हर चीज़ को अच्छा कहने की, हर चीज़ के लिए वो अच्छा बताने के लिए तैयार रहता था। तो क्या ये भी कारण था? इन एनी केस, प्रत्येक अवस्था में देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, कि मेकअप जो डिपार्टमेंट था उसमें केवल एक ऐसा व्यक्ति था, हु वुड विश, जिसकी इच्छा हमेशा होती थी डायरेस्ट यानी बुरा करने की, फॉर सुब्बू, कि हमेशा वो ऐसा ही सोचता था कि सुब्बू के साथ कुछ बुरा हो। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे हम सेकंड पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है यहाँ पर, सेकंड पार्ट अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।